स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 12। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से मिलकर बनी होती है और चार्जेस होते हैं दो तरीके के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब प्लस प्लस चार्ज, ये लाइक चार्ज हो गए। इनको अगर दो ऐसी चार्ज बॉडी हैं, इनको अगर आप आपस में पास में लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह से माइनस माइनस चार्ज बॉडीज को अगर लेके आएंगे तो भी वो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी अनलाइक, इनको अगर आप लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हो गया चार्जेस के बारे में। अब इस चार्जेस से मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको आई से डिनोट करते हैं। आई होता क्या है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, दी चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो गया, देखिए क्यू, क्यू होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और टी टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका क्या यूनिट हो गया, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। अब या फिर इसको ही हम बोलते हैं एम्पियर, क्योंकि ये जो डिस्कवरी थी करंट वारंट, इसके बारे में बहुत सारा काम किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम्पियर। तो उनके नाम से ही इसका यूनिट पड़ गया, यानी कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर बोथ आर सेम थिंग्स। तो इसका यूनिट एम्पियर हो गया। ठीक है, अब आगे जो अगला टॉपिक है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ये बहुत सारे अप्लायंसेस हम किसी पथ में क्लोज कर दें, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस path of current, close and continuous path of current is called इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए कंटिन्यूअस पथ एक हम ड्रॉ करते हैं, ये मान लो एक वायर हो गया और इसमें हमने कुछ अप्लायंस लगा दिया, इसमें हमने एमीटर लगा दिया, और इसमें हमने स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया। तो स्विच होते हैं दो तरीके के, एक होता है क्लोज स्विच और एक होता है ओपन स्विच। तो यहाँ पर ओपन स्विच है। अब ये करंट क्या है ना, अब ये बैटरी भी हम इसमें लगाते हैं जिससे कि करंट दिया जा सके। अब इस बैटरी को इस स्विच से क्लोज या ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट और क्लोज पथ जिसमें बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हों, और इन अप्लायंसेस के सिंबल हम यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में वो चीज ड्रॉ नहीं करी जा सकती। अब जैसे यहाँ पर एमीटर बनाना पड़ेगा तो हमने ए लिख दिया तो इसका मतलब एमीटर हो गया। ऐसे बल्ब का, रेजिस्टेंस का, सभी का सिंबल अलग अलग होता है, उन सिंबल को यूज करके हम सर्किट बना देते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये वायर है। एक वायर के बीच में कोई टू नोन पॉइंट हो तो होगा क्या, मान लो सपोज आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट को लेके आना है, कैरी कराना है आपको ऐसे। तो इसमें एक कंडीशन है 1 कूलाम, वो भी पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, देखो लिखते हैं वर्क डन इन bringing unit positive charge from one point to another, यानी कि इस जगह से
1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट भी बोलते हैं और इसको V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू, देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका यूनिट निकाल लो भाई। यूनिट अगर हम निकालेंगे, SI यूनिट, यूनिट निकालो। देखिए वर्क, वर्क का क्या यूनिट होता है, जूल, वर्क का जूल हो गया यूनिट। और क्यू, क्यू का, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट हो गया C, तो यानी कि कूलम, तो ये हो गया जूल पर कूलम, या फिर इसी को हम वोल्ट बोल दे देते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट या जूल, जूल पर कूलम दोनों सेम थिंग है, दोनों को ही हम सेम मानेंगे, चाहे आप इसको वोल्ट बोल दो और चाहे जूल पर कूलम बोल दो। तो ये चीजें ये हो गई इसमें। अब अगला टॉपिक और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए, दो चीजें हमने पढ़ ली, दो चीजें पढ़ ली। एक पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रिक करंट और एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एमीटर, एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब देखिए, इनको अरेंजमेंट करने का भी एक ट्रिक है। अगर हम किसी सर्किट में ये दोनों अप्लाई करते हैं तो उसका एक अलग ट्रिक है। जैसे हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया, हमें अमीटर मान लो सपोज लगाना है यहाँ, तो अमीटर हमने लगा दिया, ये अमीटर हो गया। अब आपको वोल्ट मीटर सपोज लगाना है, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि आप इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे यहां पर वोल्ट मीटर। यानी कि अब ये अरेंजमेंट कैसा है, देखो आप समझिए, ये अरेंजमेंट किस तरह का है, ये अरेंजमेंट है पैरेलल। यानी कि जब भी हम किसी सर्किट में वोल्टमीटर अप्लाई करेंगे तो सर्किट के पैरेलल उसको अप्लाई करेंगे, पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल लगाने का रीजन है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का मेजर किया जाता है। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये माप देगा। और ये एमीटर हमेशा सीरीज में अप्लाई किया जाता है, तो एमीटर हमेशा सीरीज में अप्लाई करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम यूज करेंगे पैरेलल। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पूरा चैप्टर से एक ही वीडियो में खत्म करना है। ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है और इसको देखना भी है बहुत अच्छे ढंग से, इंपॉर्टेंट भी है, पूरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू लॉ potential difference is directly proportional to current। ये लॉ है, सिंपल सा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस स्टेटमेंट को हम स्टेट करते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, जो ये बोल रहा था वही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब फिजिक्स में क्या है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट लिया जाएगा और इक्वल का साइन आ जाएगा, तो इक्वल लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें कांस्टेंट टर्म रखेंगे जिसको हम बोलते हैं आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आर आई, या फिर हम इसको V इक्वल टू आई आर भी कहते हैं। ये है आपका ओम्स लॉ। और ये आर जो हमने कांस्टेंट लिया एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है लेकिन है क्या, ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। ये जो नया टर्म आया, देखिए एक एक चीज जो आती जाएगी
आप उसको डिस्कस करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, पता चल जाएगा। हमने पढ़ लिया V वोल्ट करंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये R है क्या, एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की या वायर की, कुछ भी कहें, चाहे वायर बोल दें या फिर कंडक्टर बोल दें। और किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो होने को रोके, करंट के फ्लो होने को रोके, अपोज करे उसको। तो डिफाइन करो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, नोट करते जाइए आप साथ साथ में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच opposes the flow of current, यानी कि जो करंट की प्रॉपर्टी, करंट को फ्लो करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? V इक्वल टू आई आर, जैसे हम बोलेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, तो R अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? V अपॉन आई। ये इसका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। यूनिट निकालते हैं, देखिए तो V मतलब वोल्ट, तो ये तो V ही हो गया, और I मतलब करंट, तो करंट एम्पियर, तो इसका यूनिट हो गया V यानी वोल्ट पर एम्पियर। या फिर इसको, जैसे ये लॉ है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, उसमें रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई थी, तो इसको ओम भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो यूनिट है ओम है। चाहे आप वोल्ट पर एम्पियर बोल दो या ओम बोल दो, दोनों सेम चीज है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं रेजिस्टेंस को, मतलब क्या कर दें आप, या क्या ऐसा हो जाए जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों में से एक। तो ये देख लेते हैं, यानी कि टॉपिक का नाम क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जैसे राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या वायर, कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट तो ये है कि रेजिस्टेंस R is directly proportional to length. Resistance is directly proportional to length of the conductor, यानी कि R is proportional to length of the conductor। इसको फर्स्ट हम मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा, और इन्होंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/d²। देखिए, resistance is directly proportional to length of the wire, also resistance is inversely proportional to square of distance between them। दो चीजें हो गई, यानी कि अगर इसका क्या मतलब हुआ, लंबा वायर है, लेंथ अगर ज्यादा है वायर की, ज्यादा लंबा वायर है, तो फिर सॉरी ये d² नहीं था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पर इसको भी मिटा देते हैं, अभी दिमाग से निकल गया था, ये हटा दो, ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए,
क्रॉस सेक्शन मतलब, अब ये एक एक करके हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए लेंथ मतलब वायर अगर लंबा है, वायर अगर लंबा है तो क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और 1/a इसका क्या मतलब हुआ, एरिया ज्यादा है, यानी कि मोटा वायर अगर है, देखिए ये एक वायर है और एक है ये बहुत सा मोटा वायर, ऐसे इसकी कंपैरिजन में, तो अब रेजिस्टेंस जो होगा इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। यानी कि अगर विड्थ ज्यादा है वायर की तो रेजिस्टेंस कम होगा, विड्थ कम है, पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये फैक्टर्स, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो अब ये रेजिस्टेंस आता कैसे है, अगर हम बात कर लें कि रेजिस्टेंस आता कैसे, रेजिस्टेंस कैसे आएगा। देखिए एक वायर है, उसमें सपोज कोई अंदर कोई कैविटी रह गई जिसमें से करंट उसमें से सही नहीं फ्लो हो पा रहा है क्योंकि जगह है, स्पेस है, या फिर बहुत सारे आयन होते हैं कंडक्टर में। देखो ये आप समझो ऐसे जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, अब ये ड्रॉ किया, ये मैकेनिकली डिफेक्ट हो सकता है कि ये इतनी जगह छूट गई हो इस वायर बनाने में, तो अब यहाँ से भी करंट पास होने में प्रॉब्लम होगा, या इसके अंदर बहुत सारे आयंस और पार्टिकल्स होते हैं तो उनसे टकरा टकरा के करंट आगे पास होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इस वायर में आ जाता है। तो इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इसके साथ साथ जो हमने बात की थी। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि कंबाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, और दोनों ही केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों होता है, क्या होता है, ये हम देखते हैं। सपोज हम पहले क्या कंबाइन करते हैं, पहले हम कंबाइन करते हैं सीरीज। फर्स्ट हो गया सीरीज, सीरीज में हम रखते हैं रेजिस्टेंस को, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये दो रेजिस्टेंस हमने ले लिए, एक है R1 और एक है R2, इनको सीरीज में कंबाइन कर दिया। देखिए इससे क्या होगा, जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। क्या डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, कुछ वोल्टेज इसमें जाएगा, कुछ वोल्टेज इसमें जाएगा। तो हम सपोज इस R1 का वोल्टेज V1 है और R2 का वोल्टेज V2 है, और इस कॉम्बिनेशन में यह भी होता है कि अगर आप I करंट दे रहे हैं तो दोनों में ही I करंट जाएगा, इसमें भी I करंट जाएगा, इसमें I करंट जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड होता है, इस चीज को आप याद रखना। निकालते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। ओम्स लॉ हमने सॉल्व किया था तो V इक्वल टू आई आर था, तो उसमें से I अगर हम निकालते हैं, नहीं जो डिवाइड होता है एक्चुअल में उसको निकालो, तो V1 क्या होगा, V1 क्या होगा IR1, तो करंट तो सेम है, I रेजिस्टेंस R1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे हम इस पे निकालें वोल्टेज, सेकेंड रेजिस्टेंस पे, इस पे क्या वोल्टेज होगा, तो V2 निकालते हैं तो क्या होगा I और R2, ये सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को ऐड कर दो तो V1 प्लस V2, यानी कि लेफ्ट साइड ऐड कर दो और राइट साइड ऐड कर दो, तो I R1 प्लस I R2, तो ये V1 प्लस V2 नेट वोल्टेज कितना था, नेट वोल्टेज कितना था V क्योंकि आपने दिया था, तो ये हो गया V इक्वल टू, इसमें I और I कॉमन ले लेते हैं, तो I कॉमन हो गया तो क्या बचा R1 प्लस R2। अब ये आप उधर ही रखिए, I को इधर ले आइए, तो क्या बचा V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2, और V अपॉन I को हम क्या बोल सकते हैं R। तो एक फॉर्मूला बना कि टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, क्या फॉर्मूला निकला, R इक्वल टू R1 प्लस R2। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डेरिवेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि कितना है। अब जैसे इस न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो सपोज ये जो आपका R1 है ये 2 ओम है और जो R2 है ये कितना है 3 ओम है। अब
क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो टोटल कितना होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी थी 2, R2 की कितनी थी 3, तो दोनों की कितनी हो गई 5 ओम इसकी हो गई, इस निकल के आ गया। इस तरीके से हम इसको रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब इसी रजिस्टर्स को, इन रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल कंबाइन करें, पैरेलल कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल कंबाइन कर लो भाई, पैरेलल कंबाइन करेंगे तो यानी कि एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे ये हमने कर दिया, और एक ये भी ऐसे इस तरीके से पैरेलल ज्वाइन कर दिया, ये पैरेलल ज्वाइन कर दिया भाई, पैरेलल ज्वाइन कर दिया। रेजिस्टेंस ये R1 और R2, किन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, यानी जितना वोल्टेज R1 में होगा उतना ही वोल्टेज R2 में भी होगा। तो सपोज आपने V वोल्ट दिया था तो इसमें V ही रहेगा और इसमें भी V रहेगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड ही नहीं होता। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है। अगर आपने करंट दे दिया इसको कुछ भी, तो कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। अगर ये सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, जैसे 2 ओम का ये है, 2 ओम का ये भी है, तो सेम वोल्टेज डिवाइड होगा दोनों में, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो इसका वोल्टेज हमने मान लिया कि ये I1 है और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमने मान लिया I2 है। निकालने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा अगर हम कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, पैरेलल रेजिस्टर को पैरेलल कंबाइन करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, तो I अगर हम फाइंड करेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन आर। अब I ही क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि I डिवाइड हो रहा है इसलिए I फाइंड कर लो। इससे पहले वाले केस में V डिवाइड हो रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो वोल्टेज निकाल लिया, इसमें करंट निकालते हैं। तो I1 क्या होगा, देखिए I1 क्या होगा, V अपॉन आर, तो V तो सेम ही है, R R1 हो गया, इसको फर्स्ट डाल दो। ऐसे I2 निकालोगे तो V तो सेम ही है और R कितना है R2, ये आ गया। अब हम टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट, तो टोटल करंट यानी कि I1 प्लस I2, या हम इससे पहले ही एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 ऐड हो गया, इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V अपॉन R2 ऐड हो गया। तो I1 प्लस I2, टोटल करंट कितना दिया था आपने, I दिया था, तो ये I हो गया। यहाँ पर V इधर भी है इधर भी है, तो V हमने कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए V को आप इधर लेके आ जाइए, V को आप इधर लेके आइए तो क्या होगा I अपॉन V, ये हुआ I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब I अपॉन V क्या, V अपॉन I होता है R, V अपॉन I होता है R, यानी कि ये रेसिप्रोकल है, तो ये हो क्या हो गया 1 अपॉन R, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका फॉर्मूला होगा या डेरिवेशन हो गया जब हम इक्वेशन को, जब हम इन को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर का, रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका डेराइव होके आता है। तो अब ये जैसे इसमें 2 और 3 है, मान लो 2 ओम का ये रजिस्टर है, 3 ओम का ये वाला रजिस्टर है, तो हम क्या करेंगे, अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो यहां पर हम 2 रख देंगे, यहां पर 3 रख देंगे और फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये है तरीका इसका निकालने का। एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसमें क्या है कि ये दोनों इस तरह से आते हैं कि एक में ही सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो हम न्यूमेरिकल्स का इस चैप्टर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल इस
चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, और 100% उन्हीं न्यूमेरिकल्स में, अगर न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स में कुछ ना कुछ जरूर से जरूर आएगा, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैं देख लेता हूं। अगला टॉपिक आपका क्या होने वाला है, फैक्टर्स हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, दोनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया, सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कौन सा इफेक्ट है? ये है क्या, जब किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा होता है तो जैसे जैसे टाइम आगे पास होता है वैसे वो जो वायर है, वो कंडक्टर है, वो हीट होने लगता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जैसे करंट पास होगा कंडक्टर में तो करंट धीरे धीरे क्या करने लगेगा, वायर क्या करने लगेगा, वो हीट अप होने लगेगा, और इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा, अब इस हीट को हम अपने लिए यूजफुल भी बना सकते हैं, बहुत सारे मामले में बनाते भी हैं हम। यानी कि एप्लीकेशन क्या है इस हीटिंग इफेक्ट का, क्या एप्लीकेशन है? देखिए, इसका एप्लीकेशन हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो प्रेस यूज करते हैं, प्रेस में हीटिंग इफेक्ट यूज किया जाता है। प्रेस क्या करता होता है, गर्म हो जाता है ना, तो सेम सिचुएशन पे वर्क करता है ये कि वो गर्म हो जाएगा और उसकी हीट हम अपने लिए यूज कर लेते हैं अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए। इसके बाद और क्या है, गीजर यूज करते हैं हम अपने घरों में, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। हम अपने ब्लोअर यूज करते हैं, पानी गर्म करने का रॉड यूज करते हैं, और सर्दियों में जो गर्म हवा फेंकने वाले जो फैंस होते हैं उनके लिए रूम हीटर्स जिनको हम बोलते हैं। कितने सारे एप्लीकेशंस हैं अपने घर में, आप आसपास देखते होंगे, माइक्रोवेव, ओवन, ये सारी चीजें आपको गर्म करता है, सैंडविच मेकर, ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट देते हैं। हीटिंग इफेक्ट देते हैं तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये नुकसानदायक भी है और साथ में हमारे लिए यूजफुल भी है। बहुत सारी जगह पे हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। अब ये नुकसानदायक कैसे है कि वायर अगर हीटअप होगा, नॉर्मल मान लो वायर आपका हीटअप हो गया हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो हीटअप हो गया अगर वायर, तो क्या होगा, फिर वायर वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है हीटअप होके, या ब्रेक भी हो सकता है, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये इफेक्ट हमारे लिए फायदेमंद भी है और कहीं कहीं जगह पर नुकसानदायक भी है। तो इसमें आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, पावर क्या है। पावर अगर हम पढ़ें, पावर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर, कि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं पावर। और वो पावर क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई। अब इसको क्या बोलते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही, तो E इक्वल टू P इंटू टी। अब P क्या है, P है आपका वी आई, तो वी आई टी, यानी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, वी आई टी, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब V में हमने कुछ पढ़ा है, V ओम्स लॉ में पढ़ा था, अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो हम यहां पर V की जगह पे आई आर लिख देंगे। तब देखिए ये E क्या है, E इक्वल टू वी आई आर, और ये I पहले से ही था तो I और T हमने लिख दिया। तो देखिए I कितना हो गया, I स्क्वायर आर टी, ये हुआ I स्क्वायर आर टी। अब ये जो एनर्जी जो कंज्यूम की, यही कन्वर्ट हो जाती है हीट में।
किसी अप्लायंस ने जो एनर्जी कंज्यूम की वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कंजर्व हो जाती है हीट में, तो ये हो गया H। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस लॉ इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये एग्जाम में आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पढ़े ये हीट किसके किस पे डिपेंड होगा, सिंपल सा दिख रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि करंट जितना होगा उतनी ही ज्यादा हीटअप होगा वो कंडक्टर, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो अगर हम अप्लायंस यूज करते हैं अपने घर में हीटिंग इफेक्ट वाले, यानी कि जैसे प्रेस हो गया, तो प्रेस होगा तो प्रेस में जो वायर यूज होगा वो हाई रेजिस्टेंस वायर होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि इतना क्यों देता है, कैसे वायर यूज करते हैं, कौन सा वायर यूज करते हैं हम, तो हाई रेजिस्टेंस का वायर होगा। तो हाई रेजिस्टेंस का वायर होगा तो वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। और इसके बाद हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ज्यादा, अगर टाइम ज्यादा 1 मिनट के लिए करंट पास हुआ तो कम हीटिंग इफेक्ट देगा, ज्यादा समय के लिए पास हो गया तो ज्यादा देगा। तो ये होगा हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हीट इन चीजों पे डिपेंड करती है, आई स्क्वायर पे, आर पे और टी पर, इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। आगे इसको मिटाते हैं, देख लेते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। और है पावर, इलेक्ट्रिक पावर है। तो इलेक्ट्रिक पावर देखिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअल में क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई अप्लायंस, वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करने की पावर जो होती है, उसको एनर्जी कंज्यूम करने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं पावर। और उसका यूनिट होता है वॉट। पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट। इसको हम डिनोट करते हैं W से भी। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो कुछ फॉर्मूले इसमें बनते हैं, P इक्वल टू वी आई, ये तो पावर का फॉर्मूला हो ही गया। अब इसमें अगर हम V हमारे पास है आई आर, ओम्स लॉ, तो V की जगह पे I अगर हम पुट कर दें तो V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखिए V की जगह पे हमने क्या लिखा, आई आर लिखा। चलो पूरा लिख देते हैं। I, देखिए V की जगह आई आर और ये I पहले से ही था, तो I और I कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। डायरेक्ट लिखते तो शायद समस्या हो जाती, ये हो गया। अब एक इसमें क्या है, इस I को भी चेंज कर सकते हैं। I चेंज करेंगे तो क्या होगा, V अपॉन आर आएगा, तो रख दो P इक्वल टू V है, और I की जगह पे हमने क्या लिख दिया, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर, तो क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ये P। देखिए एक ये फॉर्मूला हो गया। तो पावर का एक फॉर्मूला ये हो गया, पावर का एक फॉर्मूला ये हो गया, पावर का एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये सारे के सारे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। अब हम सिर्फ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में, क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो को ना देख पाए, जिसमें मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा सारे के सारे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, सिर्फ इसी चैप्टर का बेस न्यूमेरिकल होंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं आप, वो आप इसी वीडियो में देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो शुरू में जो हमने निकालने शुरू किए थे वही देख लेते हैं। हमने निकाला था करंट, तो करंट क्या था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए इससे क्या क्या बन सकता है, ये अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q इक्वल टू आई टी, एक Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला भी बना। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो I इधर आ जाएगा, एक फॉर्मूला बचा टाइम इक्वल टू Q अपॉन आई। तो ये 3 फॉर्मूले देखिए इस फॉर्मूले से फॉर्म हो गए। ये 3 में से कुछ भी यूज हो सकते हैं, वैसे एक भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही ये सारे के सारे फॉर्मूले आए हुए हैं। तो 3 फॉर्मूले तो ये हो गए करंट के। इसके बाद हमने पढ़ा था वोल्ट ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू आई आर था, तो ये एक हो गया मेन फॉर्मूला। अब इसमें से जैसे I निकालना हो तो R नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आर हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है R तो I को ले जाना पड़ेगा, तो R क्या हो गया, V अपॉन आई। ये देखिए
इससे 3 फॉर्मूले हो गए, जितने टर्म्स उतने फॉर्मूले, 3 टर्म्स थे 3 फॉर्मूले बन गए। तो ये कहीं भी यूज कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट ये आप करेंगे, ये करेंगे तो बाकी के तो हो ही जाएंगे। इसके बाद और क्या सीखा, और हमने सीखा था अगर जो रजिस्टर है वो सीरीज में लगे हुए हैं तब हम इक्वल रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, और भी रेजिस्टेंस है तो R3, इस तरह से हो जाएगा। ये तो सीरीज का हो गया, सीरीज का फॉर्मूला हो गया, सीरीज याद रहे, मैं लिख देता हूं। इसके बाद पैरेलल अगर है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया एक ये। इसके बाद और क्या आपने सीखा था, और आपने सीखा था H इक्वल टू या H इक्वल टू जो भी है, H इक्वल टू VIT भी पढ़ा था, VIT। अब और क्या था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT भी पढ़ा था, एक फॉर्मूला ये हो गया। P का आपने क्या पढ़ा, P इक्वल टू VI, फिर आपने और क्या पढ़ा, P इक्वल टू यही लिख देते हैं V स्क्वायर IR, क्या था, पावर का भी निकाला था, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R था, V स्क्वायर अपॉन R, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो और ये सारे फॉर्मूले हैं, ये ही यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, इससे ज्यादा कहीं से नहीं इस चैप्टर में। E इक्वल टू पी इंटू टी एक और है, हाँ, E इक्वल टू पी इंटू टी, एक ये फॉर्मूला है। एनर्जी अगर आपको निकालना है तो E इक्वल टू पी इंटू टी, यही एनर्जी H में कन्वर्ट हुई थी। तो ये फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अलावा कुछ भी यूज होने वाला नहीं है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में भी। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स की कैसे करेंगे आप। ठीक है, थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं क्विक रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे करके, इस तरह से सभी चैप्टर्स डाउनलोड होंगे, और आप देखिए, आप फायदा उठाइए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।